हेलो फ्रेंड्स, कल हम वीडियो में बात कर रहे थे डिप्थीरिया के बारे में, जिसमें हमने देखा कि डिप्थीरिया के कॉजेटिव फैक्टर के बारे में, डिप्थीरिया के इंक्यूबेशन पीरियड विच वाज 2 to 6 days, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है, जिसके अंदर हमें नेज़ल, पॉसल और लरेंजियल एरिया के अंदर हमें जो है झिल्ली नज़र आती है। डिप्थीरिया के अंदर ये कुटेनियस टाइप का भी हो सकता है। फर्स्टली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और बाद में ये स्किन पर भी अपीयर हो जाता है। और स्किन के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये अल्सर्स वगैरह कॉज करता है। और जो इसकी ट्रांसमिशन है, अगर किसी डिप्थीरिया के पेशेंट ने किसी चीज़ को टच किया है तो कंटेमिनेशन हो सकती है, तो उसको दूसरे लोगों को स्प्रेड हो सकता है। सिमिलरली हम लोग देख रहे थे कि ये छोटे बच्चों की डिजीज़ है, जो कि 1 to 5 ईयर की एज होती है जिनकी, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं। बच्चों के पास मदर से मिली हुई इम्यूनिटी तो होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ 6 वीक्स के अंदर वो जो इम्यूनिटी है कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो इसका इंजेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ जो DPT, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस का जो इंजेक्शन है, वो हमें 6 वीक्स की एज में देना होता है। अकॉर्डिंग टू EPI 3 मंथ्स, बच्चे के पैदा होने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें जो है उसका वो जो DPT का इंजेक्शन है, या फिर आजकल पेंटावेलेंट जो इंजेक्शन है, वो हमें देना होता है, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी जो है डेवलप की जा सके। और जो DPT का जो इंजेक्शन है, वो उसकी 3 डोजेज लगती हैं, विच इज़ एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते के डिस्टेंस, यानी कि 1.5 महीने के डिस्टेंस पे हम लोग क्या है बच्चे को सेकेंड और थर्ड डोज जो है देते हैं, ताकि वो डिप्थीरिया से बच सके। हमने कल ये भी देखा था कि जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसके अंदर हमने देखा था कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक झिल्ली डेवलप हो जाती है गले के अंदर, विच इज़ वाइट टू ग्रे कलर्ड, और विच कैन बी ईजिली रिमूव्ड, बट वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, गले के अंदर सूजन होती है, स्वेलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, और जो है गले की जो सर्वाइकल एरिया की जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट इज़ कॉल्ड बुल नेक्ड अपीयरेंस। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि इसका जो है कंट्रोल कैसे किया जाता है, डिप्थीरिया का जो कंट्रोल है वो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम चैप्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो अर्ली डिटेक्शन होता है उसका। अगर हमें केसेस जितने अर्ली हमें मिलेंगे, हम उसका नोज़ और थ्रोट स्वैब देके उसको हम कल्चर टेस्ट के लिए भेजेंगे डिप्थीरिया के लिए। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट हो गया अर्ली डिटेक्शन, सेकेंड पार्ट इज़ आइसोलेशन। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 14 डेज़ के लिए उस पर्सन को या पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है, अनटिल कि उसकी जो थ्रोट और नेज़ल जो स्वैब है, जो कि 24 घंटे के डिफरेंस पर दो ली जाती है। फर्स्ट स्वैब अभी ली और इसके 24 घंटे के बाद फिर से नेज़ल और थ्रोट स्वैब ली जाती है। जब तक वो दोनों नेगेटिव नहीं हो जाती तब तक उसको आइसोलेट करके रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिप्थीरिया का जो एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन जो कि प्रिपेयर किया जाता है हॉर्स के सीरम से, और विदाउट डिले इंट्रामस्कुलर या थ्रू IV हमें इंट्रावेनसली जो है दिया जाता है। एंड जो इसकी डोज होती है दैट इस फॉर्म में 20,000 से 1 लाख यूनिट तक हो सकती है। और इसका जो है सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो टेस्टिंग डोज होती है सबकुटेनियसली, मतलब इसको 0.2 ml जो है वो स्किन के नीचे इसकी डोज दी जाती है, और अगर वहाँ पर कोई सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती है तभी उसके बाद उसको जो है एंटीटॉक्सिन की डोज दी जाती है उस पेशेंट को, जिसको कि जो डिप्थीरिया हो चुका है। साथ में इसमें क्या करते हैं, इसके साथ एंटीटॉक्सिन के साथ साथ पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं और 5 to 6 डेज के लिए दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, 5 to 6 डेज के लिए जब देते हैं, उसके बाद उसका दोबारा से टेस्ट किया जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको आइसोलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद कैरियर स्टेट आ जाती है। कुछ लोगों के अंदर कैरियर स्टेट जो है वो लगातार बनी रहती है, और इसको
अगर कैरी स्टेट बनी हो किसी पेशेंट के अंदर तो उसको 10 डेज के लिए एरिथ्रोमाइसिन का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है. सो फर्स्ट वन इज अर्ली डिटेक्शन, सेकेंड इज आइसोलेशन एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट. सो ये डिजीजेस के अंदर ये भी पूछा जाता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट, कैसा तरीका होना चाहिए. अर्ली डिटेक्शन, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट. देन कम्स द कॉन्टैक्ट्स. अगर हम बात करें इस कॉन्टैक्ट्स की तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जहाँ पर कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन या फिर बूस्टर डोज उन्होंने, जो किसी भी पर्सन ने जो कि कांटेक्ट में आया है, अगर उसने इम्यूनाइजेशन की या फिर डीपीटी की जो डोज है वो 2 साल ही हुए हैं अभी उसने डोज लिए हुए, तो उसको किसी भी डोज की या फिर प्रोफाइलैक्सिस वाले इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो डिप्थीरिया के पेशेंट के कांटेक्ट में आया है. लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर जो है डिप्थीरिया की डोज लिए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तब हम उसको क्या करेंगे, उसको डिप्थीरिया टॉक्साइड की जो एंटीटॉक्सिन है उसकी डोज दी जाती है. और इसके अंदर क्या करते हैं, उनको 1000 से लेकर 2000 यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन क्या है उनको डोज दी जाती है जिनको डिप्थीरिया डेवलप हो चुका है और जिन्होंने इम्यूनाइजेशन भी करवाया था. और फिर इसके बाद क्या आ जाता है, कम्युनिटी के अंदर है कि हाँ जी, कम्युनिटी के अंदर जो है कंट्रोल कैसे हो सकता है. किसी भी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर भी प्रिवेलेंट है डिप्थीरिया प्रिवेलेंट है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के ज़रिए हम लोग क्या है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, 10 साल के अंदर अंदर बूस्टर डोज लेनी होती है. हर एक 10 साल के बाद क्या है, अगर जो कोई भी कम्युनिटी है और जिसमें कि डिप्थीरिया के काफ़ी केसेस मिलते हैं तो 10 साल के अंदर अंदर उनको क्या है बूस्टर डोज लेनी होती है. नेक्स्ट इज, कल हम बात कर रहे थे कि जो डिप्थीरिया है इसके इम्यूनाइजेशन के बारे में. डिप्थीरिया की इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ पर आजकल के जो करंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मिलता है. जैसे डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया टेटनस होल सेल परट्यूसिस हो गया, डिप्थीरिया टेटनस ए सेलुलर परट्यूसिस हो गया. इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डीपीटी वैक्सीन है ये हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है. एक तो कंबाइंड फॉर्म जिसके अंदर ये डीपीटी या फिर पेंटावेलेंट फॉर्म के अंदर आता है, या फिर ये डिप्थीरिया टॉक्स और टेटनस के लिए सिर्फ आता है डीटी, और ये स्मॉल डी एंड टी ये डिप्थीरिया टेटनस और अडल्ट टाइप के लिए आता है. अब हम देखेंगे कि जो कंबाइंड वैक्सीन्स हैं जो कि डीपीटी है, जैसे हमें पता है डीपीटी के फुल फॉर्म की ये डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस के लिए होता है, और ये इसको लॉन्ग टर्म से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. लेकिन आजकल पेंटावेलेंट इंजेक्शन आ गए ताकि बच्चों को बार बार पिक ना करना पड़े. और डीपीटी का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जैसे कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब उसके पास माँ की जो मैटरनल डिप्थीरिया वाली इम्यूनिटी होती है, जैसे जैसे वो डाउन जाना शुरू होती है, इसीलिए इसको 6 वीक पर ऐड किया गया है ताकि बच्चे को डिप्थीरिया परट्यूसिस और टेटनस से बचाया जा सके. तो डीपीटी का जो इंजेक्शन है वो बच्चे को दिया जाता है 3 डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए. और इसमें क्या होते हैं कि ये जो इंजेक्शन है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स होते हैं ये, प्लेन एंड एड्सॉर्ब्ड. हमसे कई बार पूछा जाता है कि प्लेन एंड एड्सॉर्ब्ड का इंजेक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं डीपीटी के, तो प्लेन एंड एड्सॉर्ब्ड होते हैं. और जो हम बात करें एड्सॉर्प्शन इज यूजली कैरिड आउट ऑन अ मिनरल लाइक एल्यूमिनियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड. इसका क्या मतलब है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे डिप्थीरिया का वैक्सीन ले लिया, उसको किसी फ्लूइड के साथ मिक्स किया जाता है और फ्लक्कुलेशन की जाती है, और बाद में उसको एल्यूमिनियम फॉस्फेट के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है.
तो उसको हम लोग एड्जॉर्प्शन वाला इंजेक्शन बोलते हैं। और हमें पता चला है कि जो स्टडीज़ है उन्होंने दिखाया कि एड्जॉर्प्शन की वजह से, जो एड्जॉर्प्शन के वे से जो इंजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव देन द अदर वंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो स्टोरेज है डीपीटी वैक्सीन की, वो कैसे की जाती है। स्टोरेज के लिए क्या है, वैक्सीन जो है दैट शुड नॉट बी फ्रोजन, और इसका स्टोरेज टेम्परेचर है बिटवीन 2 to 8 डिग्रीज। और अगर हम इसकी एज की बात करें तो यंग इन्फेंट्स के अंदर ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और इसको ईपीआई में ऑलरेडी एज वी ऑल नो कि ईपीआई के अंदर इसको क्या है शेड्यूल किया गया है कि आफ्टर बर्थ के 6 वीक्स के अंदर पहला इंजेक्शन लग जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 डोजेज लगती हैं, और जिसके अंदर 0.5 ml की जो डोज है वो बच्चे को दी जाती है। जो 0.5 ml की जो डोज है वो बच्चे को डीपीटी की कहाँ पर लगाई जाती है, ये अपर आउटर ग्लूटियल एरिया के अंदर लगाई जाती है, या फिर आप कह लो कि थाई के लेटरल साइड पर दी जाती है। और इंटरवल एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इंटरवल 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक हो सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने क्या है कि पिछले 2 साल से कोई भी मतलब इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो उसको क्या है सिर्फ डीटी की डोज ही दी जाती है। जो डीपीटी का इंजेक्शन है उसको सिर्फ डीटी का ही इंजेक्शन दिया जाता है। जिनकी उम्र जो है 5 to 6 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम बात करें इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन में इंजेक्शन के बाद कई बार बच्चों को फीवर हो सकता है, और कई कई बच्चों के अंदर ये ज़्यादा सीवियर इफेक्ट भी दिखाता है। तो अगर ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये कोई सीवियर रिएक्शन दिखाता है तो उनको जो है सेकेंड डोज नहीं दिया जाता है। उनके लिए फिर अकॉर्डिंगली वेट किया जाता है, और उसी हिसाब से उसको जो है डीटी का इंजेक्शन बाद में उसकी इम्यूनिटी को असेस करने के बाद ही दिया जा सकता है। कुछ बच्चों के अंदर ये जैसे कि इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लोपैथी, प्रोलॉन्ग कन्वल्जन्स, ये सारे जो हैं दिखाता है, रिएक्शन जो है नज़र आते हैं उन बच्चों के अंदर। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन्हीं इंजेक्शंस के बारे में भी बात चल रही है कि बच्चों के अंदर कई बार रेस सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है आफ्टर द इंजेक्शन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, अगर बच्चे को कभी खांसी जुकाम या फिर माइल्ड फीवर है तो हम उसको डीपीटी का इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर उसको कोई बच्चे को कोई सीवियर प्रॉब्लम है या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो तो हमें वेट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के अंदर कोई ऐसी कोई शॉक लाइक स्टेट या फिर कोई हाई राइज ऑफ टेम्परेचर ना हो। तो हमें ऐसे केसेस में वेट करना पड़ता है कि बच्चे को पहले वो डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद उसके जो असेसमेंट करने के बाद ही उसको डीपीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ केसेस के अंदर होता है कि हमें सिर्फ डीटी का इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को सीवियर रिएक्शन आता है इसकी वजह से, तो उन्हें सिर्फ जो है डीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जो परट्यूचिस है, ये जो परट्यूचिस कंपोनेंट होता है, काली खांसी का जो कंपोनेंट अवेलेबल होता है इसके अंदर, वो जो है ज़्यादा सीवियर रिएक्शन देता है इन डीपीटी इंजेक्शन। और जो परट्यूचिस है उसको डीपीटी के अंदर रखा इसीलिए गया है क्योंकि परट्यूचिस की प्रेजेंस में जो डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन का जो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था, इसीलिए डीपीटी का इंजेक्शन बनाया गया। लेकिन अगर किसी को कोई सीवियर रिएक्शन आता है तो उसको सिर्फ डीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, परट्यूचिस वाले कंपोनेंट वाला इंजेक्शन जो है नहीं दिया जाता। जिन बच्चों की एज मैंने अभी बताया था कि 5 से 6 साल के ऊपर हो चुकी है, उनको भी सिर्फ, जिन्होंने डीपीटी बिल्कुल नहीं लिया है तो उनको सिर्फ डीटी, डिप्थीरिया और टेटनस की ही 2 डोजेस लगवानी होती हैं, 4 से 6 हफ्ते के डिफरेंस पर उनको लगवानी होती है। और उसके बाद वो बूस्टर डोज ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लेटर उनको थर्ड जो है डोज वो ले सकते हैं। और जिन बच्चों के अंदर जो है जिन्होंने अर्ली डीपीटी रिसीव किया होता है, या फिर वो जो स्कूल में एंट्री लेने वाले होते हैं 5 to 6 ईयर के हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी सिर्फ डीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि
जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं जो कि 12 साल के हैं या फिर एडल्ट हैं 18 ईयर्स के पास हैं, तो उनको कौन सा, जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया है, डीपीटी का इंजेक्शन नहीं लिया है, उनको हम लोग डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन ही देते हैं। और ये जो प्रेपरेशन होती है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 LF ऑफ डिप्थीरिया टॉक्साइड होता है पर डोज पर। यहाँ पर जो LF है वो यूनिट्स हैं जो कि किसी इंजेक्शन को प्रेपरेशन में यूज़ की जाती हैं। ये जो यूनिट्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्कुलेशन, लिमिट ऑफ फ्लक्कुलेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एंटीटॉक्सिन होता है उसको एक फिक्स्ड वैल्यू वाले टॉक्साइड के अंदर, मतलब टेटनस का जो एंटीटॉक्सिन है उसको उसके टॉक्साइड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और उसको फ्लक्कुलेट करते हैं, तो हमें जो मिलता है हम उसको फ्लक्कुलेशन बोलते हैं। तो इसका 2 LF ऑफ डिप्थीरिया टॉक्साइड पर डोज जो है वो अडल्ट के अंदर दिया जाता है। हाउ एवर जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनको 25 LF तक दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो है इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन अगर अडल्ट की एज में हम लोग ज़्यादा देते हैं डोज, तो उसके अंदर रिएक्शन आ सकता है, सीवियर रिएक्शन आ सकता है उसके अंदर। नाउ अगर किसी पर्सन ने पहले डीपीटी ले लिया है और उसको कोई सीवियर इन्फेक्शन रिएक्शन आया है वैक्सीन की वजह से, तो उनको डीटी लेना होता है। अब हम पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करेंगे जो आजकल चल रहा है। पेंटावेलेंट के अंदर 5 जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब वैक्सीन भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो है बच्चे को बार बार सुई नहीं लगानी पड़ती है और ईजिली जो है हम लोग 6, 10 एंड 14 वीक तक ये पेंटावेलेंट की तीनों डोजेस दे देते हैं। उसके बाद जो है बच्चे को ऑलरेडी जो है हेपेटाइटिस बी की डोज जो है वो बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसको हेपेटाइटिस बी का और जो ओरल पोलियो वैक्सीन का वो है डोज दे दिया जाता है। उसके बाद क्या है, अगर हम पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 0.5 ml होता है जो इंट्रामस्कुलरली देना होता है, डीपली देते हैं, और ये इंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई में हम लोग देते हैं। और इसके बाद क्या है, जैसे कि हमने पहले बोला था कि इसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो 2 to 8 डिग्री तक होता है, और 2 to 8 डिग्री तक होता है। इसके बाद जो वैक्सीन है खुलने के बाद इसको एक लिमिटेड टाइम के बाद इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम एंटी सीरा की बात करें, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर किया जाता है हॉर्स सीरम से। हॉर्स के ब्लड से सीरम सेपरेट कर लिया जाता है, जो कि डिप्थीरिया का पहले उसको डोज दिया जाता है, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीटॉक्सिन पैदा होते हैं तो उसको सीरम से वो अलग कर लिया जाता है। अगर किसी पर्सन के अंदर हमें डिप्थीरिया के जो है सिम्टम्स आते हैं या फिर उसका डिप्थीरिया का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसको एंटी सीरम से और विद द एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन से ट्रीट किया जाता है। तो ये था कि एंटी सीरा जो था ट्रीटमेंट। और अब हम लोग है रह गया है हमारा इसमें देखने के लिए शिक टेस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।